होली के दिन की यह रात मेरे लिए किसी कयामत से कम न थी। मेरी आंखें ऐसा भयानक मंजर देखकर पथरा सी गई थीं। वह लड़की जिसे कुछ देर पहले मैं बहुत खुशी-खुशी अपने साथ अपने घर लाया था, वह इस वक्त अपने निर्वस्त्र बदन के साथ मेरे बिस्तर पर बेचैनी से लेटी हुई थी। और उसके शरीर की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह दहाड़े मार-मार के रोना चाहती हो, लेकिन मुझसे कहीं उसके अंदर ही दम तोड़ गई हूँ। जिंदा होते हुए भी उसकी गिनती मुर्दों में थी। मैं इस लड़की के साथ आज की रात के मजे को चार चांद लगाने के लिए शराब पी रखी थी। मैं अभी भी नशे में चूर था, लेकिन उस लड़की की हालत ने मुझे होश में आने पर मजबूर कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक 16-17 साल की कम उम्र की लड़की का वजूद इस हालत में मुझे देखने को मिलेगा। ना जाने किस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा जुल्म किया था कि उसका सारा जिस्म। मेरा नाम शेखर है और मैं एक सरकारी ऑफिस में नौकरी करता था। ना ही पैसे की कोई कमी थी और ना ही कोई दूसरा मसला, लेकिन मेरी पत्नी बलबली ही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन गई थी। हमेशा की तरह होली के दिन भी झगड़ कर अपने मायके जा बैठी थी। उसकी हमेशा से यही आदत है कि जब भी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता तो वह अपना सामान उठाती और मायके के घर चली जाती। मैं उसे लाख रोकता, समझाता, मनाने की कोशिश करता, लेकिन उसका मिजाज ही ठंडा ना होता। इसलिए जब होली के दिन ही वह झगड़ा करके घर से निकलने लगी तो मैं भी उसे रोकने की कोशिश ना की। मैं भी रोज़-रोज़ की झगड़ों से तंग आ चुका था और अब कुछ वक्त सुकून से चाहता था। बबली को लगा था कि शायद होली का दिन है, मैं उसे रोकने की कोशिश करूँगा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसे नहीं रोक रहा हूँ तो और ज़्यादा गुस्से में घर का दरवाज़ा पीट कर घर से बाहर निकल गई। और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस दफ़ा मैं उसके बगैर परेशान होने वाला नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी को एंजॉय करूँगा। हर बार वह सुकून से अपने मायके के घर जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारा वक्त या तो उसकी खुशामद करते-करते गुजार देता या फिर उसके मायके के चक्कर काटता रहता, लेकिन वह टस से मस ना होती। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं उसे उसके हाल पर छोड़ दूँगा और खुद किसी और तरह से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँगा। जैसे ही वे घर से निकले मैंने फ़ौरन तैयारी की और गाड़ी की चाबी उठाकर गुनगुनाते हुए सुलेखा बाई की हवेली के लिए निकल पड़ा। मैं जानता था कि मेरी सारी ख्वाहिशें इसी के द्वार से पूरी होंगी और यहीं आकर मुझे सुकून के पल भी नसीब होंगे, जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। सुलेखा बाई ने जब मुझे होली के दिन सुबह-सुबह अपनी हवेली पर देखा तो मुस्कुरा कर कहने लगी, वाह क्या बात है शेखर साहब, तुम तो बड़े कमाल के मर्द हो, जो होली के दिन भी अपनी पत्नी को छोड़कर सुलेखा बाई की हवेली को रौनक लगाने आए हो। सुलेखा बाई की बात पर मैं मुस्कुरा दी और कहा कि हाँ, सुकून की तलाश मुझे यहाँ तक ले आती है और आज भी इसलिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर सुलेखा बाई कहने लगी कि तो फिर तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 16 साल की एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की आई है और मैं उसे बहुत ही कम पैसों में कुछ वक्त के लिए तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि वह यहाँ नई है और कम उम्र होने की वजह से डरपोक भी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम शरीफ मर्द हो, कुछ गलत नहीं करोगे। इस बेचारी के साथ बहुत भयानक हादसा हुआ है, हो सके तो उसका दिल लगाना। 16 साल की कम उम्र की लड़की के बारे में सुनकर मैं खुश हो गया। और फिर सुलेखा बाई ने दाम भी बहुत कम बताया। सिर्फ 5,000 में वह मुझे पूरी रात के लिए उस लड़की को सौंपने को तैयार हो गई थी, जबकि इस कोठी में तो कीमत 10,000 रुपये से शुरू होती थी। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। सुलेखा बाई ने उस लड़की को बुलवाया जिसका नाम रिया था। वह छोटे-छोटे कदम उठाते सुलेखा बाई के करीब आई तो मैं उसे देखकर पलकें झपकाना भूल गया। 16 साल की उम्र में जवानी उस पर टूट कर बरसी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। मैंने आज तक इतना मासूम चेहरा और ऐसा बेमिसाल हुस्न ना देखा था। मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था जो पैसे के बदले होली की रात मुझे उस हसीना के साथ गुजारने का मौका मिलने वाला था। मुझे लग रहा था कि जैसे यह रात मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन रात बनने वाली है। मेरी बबली भी काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी ज़ुबान में जो आग थी उसने बबली की खूबसूरती को दफन कर दिया था। अब मुझे उससे कोई भी अच्छाई ही दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इस रिया को देखकर मैं तो बिल्कुल ही खो गया था। मैं जल्दी से सुलेखा बाई को 5,000 रुपये थमा दिए कि कहीं उनका मिजाज बदल ही ना जाए, और उनसे वादा कर लिया कि एक रात गुजार कर मैं अगली सुबह खुद ही रिया को उनकी हवेली में ले आऊँगा। सुलेखा बाई से इजाज़त लेकर मैं रिया का हाथ था मैं हवेली से बाहर निकल आया था और खुशी-खुशी सोच रहा था कि बबली को तो खबर भी नहीं होगी कि मैं उसके पीछे कैसी अय्याशी कर रहा हूँ। लेकिन वह कहते हैं कि सच छुपाए नहीं एक न एक दिन खुद ही सामने आ जाता है। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा यह सच खुल जाएगा। रिया को लेकर मैं सीधा अपने घर में पहुंचा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि पहली दफ़ा था जब मैं किसी गैर औरत को तन्हाई में अपने घर की दहलीज तक लाया था। मेरी नीयत ख़राब थी, इसलिए मेरे माथे पर बार-बार पसीना आ रहा था। आखिरकार मैं अपनी पत्नी से धोखा करने जा रहा था और उसकी जगह एक बाछारू औरत को देने वाला था। मैं रिया को सीधे अपने बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर बैठा दिया। वह बहुत ही खूबसूरत थी और मैं उसका हाथ पकड़कर उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था। रिया बहुत ही गुमसुम सी बैठी थी, ना ही कुछ बोल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ना ही कुछ सुन रही हो। मुझे लगा शायद वह कम उम्र है, इसलिए शर्मा रही और झिझक रही है। मैंने मोहब्बत से उसे अपने करीब किया और उसे और दिलासा देने की कोशिश की, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही मैंने उसे अपने बिस्तर पर लेटाकर उसके कपड़ों को जुदा किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हालत देखकर मैं सांस लेना भूल गया था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह मर चुकी है, लेकिन वह जिंदा थी, सांस ले रही थी। वह पलकें झपका रही थी, लेकिन उन पलकों के नीचे मौजूद आंखों में ज़िंदगी की कोई चमक न
लड़कियां दिखाई दी थी। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया है, तुम्हें क्या हुआ है। उसने वीरान आंखों से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू टूट कर तकिया में खपने लगे और आहिस्ता से बोली, एक दरिंदे ने। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी उठा दी थी। मैं खामोशी से उसका वजूद देख रहा था, जहाँ मौजूद निशान उसके शब्दों की गवाही दे रहे थे। पल भर में ही मेरी सारी खुमारी उतर गई थी और मैं उसे छोड़कर कुछ कुछ कदम पीछे हट गया था। वह अजीब से अंदाज में कहने लगी, साहब जी क्या बात है, आप मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए लाए हैं क्या उसे पूरा नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी से बिस्तर पर पड़ी चादर उसके तन पर डाली और कहा, नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहूँगा कि वह कौन सा दरिंदा था जिसने तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म किया है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई। यह सुनकर मेरी आत्मा दहल गई कि किस तरह एक दरिंदे ने उसके साथ क्या किया था। रिया की तरफ देखकर मुझे बार बार अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसे ही मासूमियत थी जैसे रिया के चेहरे पर थी। बबली भी तो घर से अकेली ही निकली थी और मैंने उसे रोका भी नहीं था, लेकिन उसके जाने पर खुशी मनाई थी। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अगर ऐसा ही कोई दरिंदा उससे टकरा गया तो, और यह सोचकर मुझे दर्द सा महसूस होने लगा कि पता नहीं वह अपने घर पहुंची थी या नहीं। मैंने अब तक उसका पता भी नहीं लिया। वह कहाँ थी मुझे पता नहीं था। मैंने रिया से कहा कि उठकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। मेरी बात सुनकर वह खड़ी हो गई और कहने लगी, साहब जी पैसे पूरे दे देना वरना सुलेखा बाई मुझे बहुत मारेगी। मैंने उसकी उम्मीद से ज़्यादा पैसे उसे पकड़ाया और उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे छोड़कर मुझे बबली की तलाश में जाना था। मैं बबली से कितनी मोहब्बत करता था और इस बात का एहसास मुझे रिया से मिलने के बाद हुआ था। मेरी और बबली की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन कभी कभी शादी से पहले जो इंसान हमें बहुत खूबसूरत और दिलकश लगता है, शादी के बाद इसी की कमी और गलतियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे और बबली के साथ भी हुआ था। बबली को हर छोटी से छोटी बात पर झगड़ा करने की आदत थी और उसकी इसी आदत ने हमारे घर के माहौल को पूरी तरह ख़राब कर रखा था। वह किसी मामूली सी बात पर भी दराई का पहाड़ बना देती और इतना झगड़ा करती कि मैं उससे बोर हो जाता। शादी के पहले ही महीने से हम दोनों के बीच एक अजीब सी जंग की शुरुआत हो गई थी, जिसकी शुरुआत हमेशा बबली की तरफ से होती थी और ख़त्म मेरी तरफ से। मैं मर्द था और चाहता था कि जब थक हार कर ऑफिस से घर आऊँ तो मुझे घर का सुकून और पत्नी का सुख नसीब हो, लेकिन बबली से शादी के बाद ना ही घर का सुकून मेरे नसीब में आया था, ना ही पत्नी का सुख। मेरे घर में कदम रखने की देर होती और वह किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा कर देती और उसकी इसी आदत ने ही मुझे गलत रास्ते पर ला दिया था। मैं घर से भागने लगा था और बबली से कहीं ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों में गुजारने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि घर जाकर सिवाय लड़ाई झगड़ा के और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मेरे दोस्त आशीष ने कुछ ही दिनों में जान लिया कि मैं अपनी पसंदीदा बबली को किस कदर बोर हो चुका हूँ। पहले तो वह बहुत हैरान हुआ कि जिस लड़की को अपनाने के लिए मैंने सारी दुनिया से टक्कर ली थी, मैं कैसे शादी के दूसरे ही महीने उस लड़की से इतना बोर हो सकता हूँ। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बबली का व्यवहार कैसे होता है तो यह कहने लगा, पहले इश्क ने आंखों पर पट्टी बांधी थी क्या, जो हकीकत अब दिखाई दी है। आशीष की बात पर मैं शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि वाकई मैं और बबली शादी से पहले 2 साल तक एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे थे और उन 2 सालों में मैंने कभी भी उसका यह रूप ना देखा था, ना ही हमारा कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों शादी के बाद बबली एकदम ही बदल गई थी। आशीष कहने लगा कि चल शेखर, तू फिक्र ना कर, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे सुकून ही सुकून नसीब होगा, कोई तुझसे झगड़ा करने वाला ना होगा, बस तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आशीष की बात पर मैंने हंसकर कहा कि क्या तू मुझे स्वर्ग में लेकर जाने वाला है, क्योंकि जीते जीते अब मुझे सुकून नहीं मिलने वाला है। मेरी बात सुनकर आशीष जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लेकर जा रहा, बल्कि सुलेखा बाई की हवेली लेकर जा रहा हूँ। वहाँ जाकर तू अपने सारे गम भूल जाएगा। मैंने हैरत से पूछा, ये सुलेखा बाई कौन है? तो उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं समझ गया था कि वह यह बात अपनी पत्नी से छुपा कर कह रहा है। मुझे फ़ौरन ही हंसी आ गई। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार थे। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर से बाहर ले आया और कहने लगा, ऐसी बातें ज़ोर से नहीं करते, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं यही सोचकर उसके साथ चल पड़ा कि शायद सुलेखा बाई कोई भली औरत होगी और वहाँ जाकर मुझे सुकून मिल जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं और आशीष एक बड़ी सी हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे, जिसकी शान और शौकत देखकर मैं हैरान हो गया था। मैंने उससे पूछा कि अब तो बताइए सुलेखा बाई कौन है? आशीष कहने लगा कि अंदर जाकर खुद ही देख लेना। और जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी जान निकल गई। अंदर का तो मंजर कुछ और ही था। एक तरफ तबले की थाप थी तो दूसरी तरफ घुंघरू की झनकार थी, जहाँ हसीन लड़कियां मदहोश थी और उनमें से कुछ बैठे मर्दों से पैसे वसूल रही थी। मैंने मजबूती से आशीष का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ से वापस चल, मैं एक शरीफ किस्म का मर्द हूँ और आज तक ऐसी जगह
पर नहीं आया हूँ। मेरी बात सुनकर आशीष हंसते हुए कहने लगा, यहाँ सब शरीफ घरों के मर्द ही आते हैं, क्योंकि हमारी पत्नियाँ हमें सुख नहीं दे सकती, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती हैं और हमें अपने आप से खुद दूर करती हैं। तेरी भाभी का भी यही हाल है। इसी के रवैये ने मुझे मजबूर किया कि मैं सुलेखा बाई की हवेली के रास्ते पर चल पड़ा। आशीष ने ज़बरदस्ती मुझे थोड़ी सी शराब पिलाई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा शराब पी थी। थोड़ी सी शराब ने मुझे पूरी तरह मदहोश कर दिया था और आशीष के साथ उस जवान और हसीन लड़कियों के मुजरा का मज़ा लूटने लगा। पहली दफ़ा मुझे पता चला कि सुकून क्या होता है। उस दिन के बाद से मैंने बबली से झगड़ना भी छोड़ दिया। जब मेरा दिल चाहता मैं उठकर सुलेखा बाई की हवेली पहुंच जाता। यहाँ आकर मैं बबली और उसकी मोहब्बत को भूलकर सुकून से कुछ वक्त गुजारता। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं अपनी पत्नी से दूर होता जा रहा था। बबली इस बात को महसूस कर रही थी कि मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। अब तो हमारे झगड़ों में भी पहले जैसी बात नहीं रही थी, क्योंकि मैं घर पर बहुत ही कम वक्त गुजारने लगा था। बबली को मुझसे नई शिकायत हो गई थी कि मैं उसे वक्त नहीं देता, न जाने कहाँ कहाँ वक्त गुजार कर घर लौटता हूँ। होली से एक रात पहले भी मैं रात भर आशीष के साथ सुलेखा बाई की हवेली पर था और जब सुबह के करीब घर पहुँचा तो बबली का रवैया पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने मुझे झगड़ना शुरू कर दिया। उसे मेरे साथ बाजार जाना था, लेकिन मैं मुँह फेर कर सो गया और जब मैं सोकर उठा तो उसका मिजाज पूरी तरह ख़राब हो चुका था। उसने झगड़ना शुरू किया तो मुझसे भी रहा ना गया और बात हद से आगे बढ़ गई थी, तो वह भी अपना सामान उठाकर निकल गई। मैं भी उसे रोकने की बजाय उसे जाने दिया, क्योंकि मैं होली की यह कीमती दिन सुकून से गुजारना चाहता था। उसकी जाते ही मैं सुलेखा बाई के पास जा पहुंचा था। मैं बबली और उसकी मोहब्बत को भूल बैठा था। सुलेखा बाई ने जब मेरे सामने रिया को पेश किया और सिर्फ 5,000 रुपये के बदले उसे मुझे पूरी रात के लिए देने की बात की, तो मैं भी खुशी खुशी उसे अपने साथ अपने घर ले आया। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ फुल एंजॉय करते हुए उसके साथ खूबसूरत लम्हे गुजारूंगा और बबली की कमी को महसूस करने की बजाय अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस करूंगा। लेकिन जब कुछ देर बाद रिया को अपने बिस्तर पर लिटाया और अपने जिस्म को खुद सुकून पहुंचाने की कोशिश की, तो उसके जख्म भरे बदन को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था एक 16 साल की लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी भी की जा सकती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने शराब का एक गिलास पिया था, लेकिन अब मेरे ऊपर से उसका नशा उतर चुका था और मेरे पूछने पर रिया ने ही मुझे बताया उसका यह हाल किसी गैर ने नहीं बल्कि उसके बाप ने किया है। वह एक गरीब घराने से संबंध रखती थी। उसका बाप शराबी था और उसकी माँ से हरगिज़ भी मोहब्बत नहीं करता था। शुरू से ही उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। माँ और पिता का झगड़ा बढ़ा तो उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, लेकिन वह रिया को यह सोचकर अपने साथ नहीं लेकर गई कि रिया के खातिर उसका पति उसे लेने के लिए आएगा। रिया की माँ अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और उसने यह माना था कि उसका पति किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन रिया के बाप ने उसकी माँ की गैर मौजूदगी में अपने शराब के खर्चे पूरे करने के लिए रिया को 1,00,000 रुपये में एक 40 साल के आदमी के हाथ बेच दिया। रिया मासूम और भोली भाली लड़की थी। वह समझ ही ना सकी कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह आदमी रिया को अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला गया। और यहाँ आकर सबसे पहले उसने रिया को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद जिसमें फरोशी के अड्डे पर बेच दिया, जहाँ उसका पहला ही ग्राहक एक दरिंदा साबित हुआ था। रिया बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ 1,000 के बदले सारी रात एक वैसी दरिंदे ने उसके वजूद को नोच डाला था। रिया के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ जख्मों का निशान मौजूद ना हो। यहाँ तक कि जख्म इसके अंदर गहरे थे कि उन्हें देख कर उसकी चीखों का एहसास होना मुश्किल था। रिया कहने लगी कि दरिंदगी का शिकार होने के बाद उसे सुकून हो गया, क्योंकि फिर कोई दोबारा उसका जिस्म खरीदने का कोई भी ख्वाहिशमंद ना रहा। जिस्म फरोश्ती के रास्ते से सुलेखा बाई की हवेली तक पहुंचा दी गई ताकि मुजरा की महफिल में काम आ सके, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि थोड़ी देर के मुजरे के बाद रिया चक्कर खाकर बेहोश हो जाया करती थी। इसलिए सुलेखा बाई रिया की तन से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह उससे हुए फ़ायदे को बर्बाद भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपये तय कर दी गई। सुलेखा बाई जानती थी मैं एक शरीफ आदमी हूँ जो आशीष की वजह से उनकी कोठी का राही बना हूँ, और इसलिए उन्होंने जानबूझकर मेरे सामने रिया को पेश किया। मैं उसकी खूबसूरत सी शक्ल देखकर उस पर मर मिटा। रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह कह रही थी कि अगर उसकी माँ घर छोड़कर ना जाती और उसका बाप उसकी माँ को इज्जत देकर अपने घर में जगह देता तो शायद आज दरिंदगी का शिकार ना बनी होती। मैंने रिया से कहा कि अगर वह चाहे तो उसे सुलेखा बाई की हवेली से हमेशा के लिए आज़ाद करवा कर वापस उसके घर उसकी माँ के पास भेज सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी उसका वजूद अब किसी काबिल नहीं रहा, यहाँ तक कि वह माँ भी नहीं बन सकती। फिर पलट कर वापस जाने का क्या फ़ायदा है? उसकी माँ तो बहुत पहले ही उसके बाप के प्रेम के कारण पर छोड़ गई, तो अब कैसे अपनाएगी? वह वापस सुलेखा बाई की हवेली जाना चाहती थी। मैं खुद उसे सुलेखा बाई की हवेली छोड़ आया, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि कोई भी मर्द अब उसके तन को अपनी हवस का शिकार नहीं बना सकता। उसे छोड़कर मैं सीधा बबली के घर पहुंचा था, जहाँ वह रो रो कर अपना मुँह सुजा चुकी थी।
मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कहने लगी, अभी क्यों आए हो, अपने घर में सुकून से रहो। मैं मोहब्बत से बबली को अपने सीने से लगाया और कहा कि आज के बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। मैं जान गया था कि एक औरत सिर्फ अपने घर की 4 दीवारों में ही सुरक्षित होती है, वरना बाहर की दुनिया तो ऐसे दरिंदों से भरी पड़ी है जो मासूम सी औरत की वजूद को नोच लेते हैं। मेरा और बबली का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरे उसे वक्त ना देने और उसके जल्दी गुस्से में आ जाने की वजह से उस रिश्ते की खूबसूरती खत्म हो गई थी। अब मैं बबली से वादा किया कि मैं अपना सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दूंगा और उससे वादा भी लिया कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होगी, बल्कि मेरी गलती और खामियों को नज़रअंदाज कर देगी। ज़िंदगी की असल खूबसूरती इसी में है कि जिसे मोहब्बत की है उसकी गलतियों को सुधारा जाए, उनकी कमियों को अपना लिया जाए। आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हो चुका है और मैं बबली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।